अब आते हैं आप लोग मेडिवल में। अब मेडिवल में पहले आपको कितने शॉर्ट नोट्स दिया है उसको देखो। मेडिवल में आपको शॉर्ट नोट दिया है टोटल 5। अब इस 5 शॉर्ट नोट्स को पहले देखो। टारिन, अब टारिन कर रहा है, तराइन को टारिन लिखा हुआ है, द बैटल्स ऑफ टराइन, है ना। टारिन और चंदावर की लड़ाइयों ने भारत में तुर्की शासन की नींव रखी थी। द बैटल्स ऑफ तराइन एंड चंदावर लेड द फाउंडेशन ऑफ टर्किश रूल इन इंडिया। इलेबोरेट। अब देखो, अब यहां पर एक चीज तुम लोग को थोड़ा सा ध्यान करो। अब इस क्वेश्चन पर हल्का सा तुम गौर करोगे तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा। द बैटल्स ऑफ टराइन एंड चंदावर लेड द फाउंडेशन ऑफ टर्किश रूल इन इंडिया। इलेबोरेट। अब ये तुमको 10 मार्क्स में लिखना है। जो बच्चा वहां पर लिखता है, और 10 मार्क्स में शब्द कितने लिखने, 150 शब्द, तो 2 पेज ही लिखने, हाँ 2 पेज ही लिखने होते हैं। तो 2 पेज लिखने होते हैं, तो कैसे चंदावर की लड़ाई और तराइन की लड़ाई में, तो उसमें तुम जाहिर है कि तराइन की लड़ाई और चंदावर की लड़ाई की बात करोगे तो केवल घटनाक्रम के बारे में देने से तो काम नहीं चलेगा। तो इस एक क्वेश्चन का संकेत तुमको पकड़ना पड़ेगा कि तुर्की शासन की नींव रखी। तो तुम यहां पर स्टैंड यह ले सकते हो, प्रत्येक प्रश्न का लगभग 150 शब्द में उत्तर दीजिए कि भाई तराइन और चंदावर की लड़ाई में गोरी की सेना की जीत अथवा तुर्की सेना की जीत ने भारत में तुर्की शासन की आधारशिला निर्मित कर दी। यह दूसरी बात है कि इस विजय और पराजय का मूल कारण कहीं और छिपा हुआ था। ऐसा तुमको देकर और तब उसकी संगठन की शक्ति और अपने संगठन की कमजोरी जो सामंतवाद पर आधारित था, और उनकी देखो मूल जाता है सामंतवाद पर। अब कहोगे सैन्य प्रणाली, तो सैन्य प्रणाली हमारी गज सेना पर आधारित भारी भरकम सेना थी, और उनकी जो सेना थी वो अश्वारोही सेना थी जिसमें गतिशीलता थी। यहां भी कारण कहीं ना कहीं सामंतवाद पर ही जाता है कि उनकी सेना ज्यादा संगठित थी, ज्यादा प्रशिक्षित थी, तो उसका कारण था उनका एकता और खालसा पद्धति। और हमारे यहाँ एकता और खालसा पद्धति नहीं थी, सामंती पद्धति थी, तो ढांचा कमजोर था। तो यहां पर इस क्वेश्चन में तुम हल्का सा परिचय दे दो तराइन की लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की हार और जयचंद की हार। अब इन दोनों को देखोगे तो उसे 2-3 बिंदु निकल कर चला आएगा कि इसकी मूल कारण कहीं और था। एक बिंदु निकल आएगा कि तराइन और चंदावर में पृथ्वीराज चौहान और जयचंद अलग अलग हारा, तो दोनों मिलके क्यों नहीं लड़ा, तो इसका मतलब कि राजपूत राज्यों की अनेकता, ये वाला मुद्दा तो एक आ ही जाएगा। दूसरा मुद्दा आएगा कि भाई पृथ्वीराज चौहान के पास, क्योंकि अब जो नई रिसर्च है उसमें पता चला है कि जो भारतीय राजपूत राज्य थे वो पश्चिम एशिया के राज्य की तुलना में या मध्य एशिया के राज्य की तुलना में ज़्यादा रिसोर्सफुल थे। यहाँ संसाधन तो बहुत ज़्यादा था, भारत में संसाधन तो उनकी तुलना में ज़्यादा था, फिर भी ये पराजित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पद्धति में दोष है, तो एक दिखा दो सामंती पद्धति, दूसरा दिखा दो यहाँ सामंती पद्धति दिखा दो, और वहां दिखा दो एकता प्रणाली, मतलब जो आए थे एकता और खालसा प्रणाली। तो दूसरा बिंदु निकल जाएगा, मतलब उसी से जोड़ जोड़ के दो, फिर वहीं पर पॉइंट बदल के दोगे कि भाई फिर यह भी गौर करने वाली बात है कि जब तुर्की आक्रमण जिस समय भारत पर हुआ, तो एक मध्य एशिया से आया हुआ आक्रमणकारी जिसने पंजाब को अपना आधार बनाया था, और वह सुगमता पूर्वक एक के बाद दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जैसे योद्धा को पराजित करता है, वो जैसे राज्य को पराजित करता है, और फिर जयचंद को। तो इसका कहीं ना कहीं कारण उनकी सैन्य दक्षता में भी छिपी हुई थी। और तब थोड़ा सा उनकी गज सेना पर टिप्पणी, सॉरी उनकी सेना पर टिप्पणी कर दो। और फिर एक चीज यह भी दिखा सकते हो कि उस समय जो राजपूत राज्यों का जो रुख है वो रक्षात्मक हो चुका था, क्योंकि जब तराइन का पहला बैटल पृथ्वीराज चौहान जीता, उसी समय उसको चाहिए था कि मोहम्मद गोरी का पीछा करके पंजाब तक उसको इतना अस्त व्यस्त कर देना चाहिए था कि 1 साल के बाद वो जुट कर नहीं आता। लेकिन जो सतीश चंद्र जैसा बताते हैं कि यहाँ के जो राजपूत राज्य थे उनमें एक रक्षात्मक दृष्टिकोण डेवलप कर गया था, कि मतलब वो आगे बढ़ के अटैक नहीं करते ना, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। तो उसको वहां से लिंक करके इन तीनों चारों पॉइंट को अपने मुताबिक लिख कर उसको क्या, अब धीरे धीरे तुम लोग जो एरिया जो किया हुआ है उस सब एरिया को अपना घर पर लिखिए।
समझ रहे हो ना, तो उसे लिखने से प्रैक्टिकल जो किया हुआ है एरिया वही। क्वेश्चन नंबर 2, महिला दासों के विशेष उल्लेख के साथ इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा पर दिए गए शासकीय विवेचना। ये एक लफड़ा वाला क्वेश्चन डाल दिया, और ये लफड़ा वाला क्वेश्चन शॉर्ट नोट में डाला, तो इतना मान के तुम चलो कि इतना लफड़ा वाला क्वेश्चन वो डालेगा, उसमें कोई नहीं। देखो अब जब ये क्वेश्चन मैं देखा तो मुझे लगा कि देखो ये बेसिकली इंडिया के बारे में स्लेवरी सिस्टम पर कम और बाहर के बारे में ज़्यादा लिखा हुआ है, लेकिन लिखा हुआ है इंडिया के बारे में, क्योंकि उसके बारे में कहा जाता है ये जो मतलब इब्न बतूता के बारे में ही वाज ए ग्लोब ट्रॉटर। ग्लोब ट्रॉटर का मतलब है कि ही मेड अ यू कैन से वाइड एक्सटेंड ट्रिप, वर्ल्ड ट्रिप, स्टार्टिंग फ्रॉम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, यू कैन से सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, चाइना, इंडिया, साउथ एशिया। तो मैंने ही ट्रेवल्ड अ लार्जर रीजन देन मार्को पोलो हिमसेल्फ। तो दुनिया बहुत घुमा, तो उस जो स्लेवरी सिस्टम वगैरह देखता है तो वो मध्य एशिया में, पश्चिम एशिया में ज़्यादा स्लेवरी देखता है, क्योंकि इस्लामिक वर्ल्ड में उसमें चल ही रहा था स्लेवरी। तो वो तो एक बार पश्चिम एशिया के बारे में तो यहाँ तक वो बोलता है कि जो स्लेव लोग थे पश्चिम एशिया से, फिर इंडिया के बारे में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया के बारे में भी, कि वहाँ पर जो स्लेव पुरुष और महिलाएं थी, वो पुरुष और महिलाएं वो उनसे, जैसे तुम लोग एक चीज़ जानते हो, पर्शियन व्हील या साकिया का नाम सुना है? तो साकिया मतलब अगर सुना होगा तो मैं फिर, जैसे थे पानी जो कुएं से पानी खींचने के लिए एक तकनीकी विकसित की गई थी। तो कुएं से पानी खींचने की तकनीकी क्या थी, तो अभी भी देखोगे अभी भी चलती है वो हमने उदयपुर में देखा था, हरियाणा वगैरह में चलता है। कुआं में एक बड़ा सा व्हील होता है, ऐसे व्हील, एक बड़ा सा व्हील चक्का होगा, और चक्के में छोटे 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 मतलब कंटेनर बंधे होते हैं, और वो इतना बड़ा चक्का होगा कि उसके नीचे का व्हील है वो वाटर के लेवल पर कुएं में टच करता रहेगा, और बाकी उसका आधा पार्ट कुएं से बाहर रहेगा। और उसके बगल में वो तो वर्टिकल व्हील है, एक ऑरिजेंटल व्हील होता था, और ऑरिजेंटल व्हील में भी बहुत सारे कंटेनर्स बंधे होते हैं। तो वो जो ऑरिजेंटल व्हील है उसमें एक ऑक्स बार होता था। ऑक्स बार मतलब जिसको जुआठा बोलते हो, जो बैल का है, उसके गले में उसको बैल को उसको जोत दिया जाता, तो बैल धीरे 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 ऐसे ऐसे ऑरिजेंटल चलता, और उसके साथ वर्टिकल व्हील ऐसे ऐसे घूमता, और उसमें कंटेनर्स बंधे होते जिसमें पानी निकल के दूसरी तरफ जाके गिरता। वो सामने वो कुएं से बाहर एक क्यारी की तरफ, खेत की तरफ जा रहा है चैनल, उसकी तरफ जाता। तो उसी में वो बताता है, उसमें बड़ी संख्या में दासों को रखा जाता, दास अपने कमर में रस्सी बांध के कुएं से पानी खींचते थे। इब्न बतूता बोलता है, देखा है नॉर्थ वेस्ट में। उसके बाद इब्न बतूता बोलता है भारत में दास का जैसे वो आया था तो सिंध में रुका, और सिंध में मोहम्मद बिन तुगलक के लिए उपहार लिया। उसमें उसने कैमल्स खरीदा, कैमल्स ऊंट, हॉर्सेस, और ऊंट और हॉर्सेस खरीदने के साथ साथ हुआ कुछ दासों को भी खरीदा, और तब जाके उसको गिफ्ट किया है। फिर वो यहाँ पर दास बाजार की भी चर्चा करता है इब्न बतूता। कहता है पुरुष और महिलाएं दोनों प्रकार के दास होते थे, और महिलाओं की कीमत पुरुषों की तुलना में कम होती थी। प्रत्येक घर में सम्रांत लोग अपने यहाँ एक दासी रखना चाहते थे, और कम कीमत पर उन्हें दासी उपलब्ध हो जाती थी, क्योंकि समय समय पर जो उसमें आक्रमण किए जाते थे तो उसमें बहुत लोगों को, युद्ध बंदियों को दास बनाया जाता था, तो दासों की बहुतायत होती थी। और इसके अतिरिक्त तुम देखोगे कुछ क्षेत्रों पर आक्रमण करके भी सेना दासों को बंदी बनाते थे ग्रामीण क्षेत्रों में, और फिर दासों को पकड़ के लाते थे। तो दासों की खरीद बिक्री खुली रूप में होती थी, और दास और दासियों का। फिर वो एक यह भी बताता है कि कुछ ऐसी प्रशिक्षित दासियां होती थी जिसको राजकीय दरबार में रखा जाता था, और वो नृत्य और संगीत में प्रवीण होती थी, और राजा के मन बहलाव का काम करती थी। और कुछ दासियों को राजा प्रशिक्षित करता था ताकि अपने शत्रुओं पर प्रयोग कर सके, उसका नियंत्रण कर सके। तो यह भी एक उसने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ना। तो वो बात उसने लिखी हुई है, तो यही उसका मोटे तौर पर है। तो ये हमें लगता है कि बच्चों को ये क्वेश्चन हेवी पड़ गया होगा, जहां तक मैं समझ रहा हूँ। कैसे मैनेज किया? हो गया था? हाँ, थोड़ा सा एनसीईआरटी, हाँ ठीक है, राइट। अब देखो, दिल्ली सुल्तानों के अधीन वस्त्र प्रौद्योगिकी में हुई उन्नति की विवेचना की। डिस्कस द एडवांसमेंट मेड इन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी अंडर दिल्ली सल्तनत। इसमें तो मेरे किसी स्टूडेंट को दिक्कत होगी नहीं। चरखा, करघा, धुनकी, पहले वो शुरू करे धुनकी से, जो 11वीं सदी में शुरू हुआ मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय। धुनकी से रुई की सफाई, चरखा से सूत की कताई 14वीं सदी के मध्य में शुरू हुआ,
फुतूह सलातीन में पहले सूचना मिलती है, और करघा मिफ्ता और फुजारा नामक ग्रंथ में उसकी सूचना मिलती है। उससे वस्त्रों की बुनाई और कुछ फिर वस्त्र निर्माण का केंद्र बता दो, गुजरात बता दो, बंगाल बता दो, देवगिरी बता दो, है ना। तो इन में बता दो, देखो कि कैसे वस्त्र निर्माण के केंद्र हो रहे थे इस काल में। बड़ी मात्रा में वस्त्रों का उत्पादन और फिर वस्त्रों का निर्यात होता था। तो थोड़ा सा प्रक्रिया बता दोगे, नहीं तो क्वेश्चन ही 150 शब्दों का है। तो आराम से तुम्हारा इसमें तकनीकी और कुछ वस्त्र उद्योग की चर्चा करते हुए तुम्हारा एक क्वेश्चन का आंसर समाप्त। आजकल यही बेनिफिट है ना तुम लोगों को, 150 शब्द 200 शब्द का क्वेश्चन। केवल बच्चों को अगर उस टॉपिक की समझ अच्छे ढंग से हो तो क्वेश्चन का आंसर फिर हो जाता है। अब अकबर पर एक क्वेश्चन पूछा है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अकबर ईश्वर में अपने दृढ़ विश्वास को बलपूर्वक कहना चाहता था, परंतु ईश्वर की पूजा किस ढंग से की जाए इस संबंध में उसकी संकल्पना कट्टर इस्लाम या कट्टर हिंदू से स्वतंत्र टिप्पणी कीजिए। अकबर विश टू assert his strong belief in God, but his concept of the way God is to be worshipped was independent of either Orthodox Islam or Hinduism. Comment. तो अब इसको तुम शुरू कर सकते हो कि अकबर स्वभाव से ही जिज्ञासु था और उसने विभिन्न धर्मों के मर्म को समझने में रुचि ली। उसकी यात्रा इस्लाम से शुरू हुई और सबसे पहले उसने फतेहपुर सिकरी में एक इबादत खाना का निर्माण करवाया था, और इबादत खाना में पहले उसने इस्लाम धर्म के मर्म को समझने का प्रयास किया। परंतु वहाँ जब उसने उलेमाओं की कट्टरता देखी तो फिर वो इस्लाम धर्म की सीमा को समझ गया और 1579 में, 1575 में इसको बनाया था, 1579 में डेट मत दो, उसने आगे इबादत खाना का दरवाज़ा सभी धार्मिक पंथों के लिए खोल दिया और फिर विभिन्न धार्मिक पंथों से उसे जोड़ दो। अगर इच्छा है तो सतीश चंद्रा वाला ये लाइन भी दे सकते हो कि शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन से 300 वर्ष पहले ही उसने सफलतापूर्वक एक विश्व धर्म सम्मेलन चलाया। अब उसके दो बातें इससे उसने अनुभव प्राप्त किया, एक सभी धर्मों का सार एक है, और दूसरा कि कुछ कट्टर धार्मिक कट्टरता कुछ निहित स्वार्थ लोगों के सोच का परिणाम है। मीन्स कि द एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन इज वन एंड द सेम, एंड व्हाट यू नो एज रिलीजियस रिचुअलिज्म or religious orthodoxy, that is the product of the mind of certain vested interest people. On this basis, now he actually initiated a very specific type of religion, that was दीन इलाही। अब दीन इलाही में तुम दिखा दो कि उसमें हिंदुइज्म का भी तत्व है, इस्लाम का भी तत्व है, उस सभी धर्मों का सार है, लेकिन वह ईश्वर की निकटता तो चाहता था, लेकिन वह न तो इस्लाम का और न ही हिंदुइज्म के उस अनुष्ठानिक और वो अनुदारवादी पक्ष को लेना चाहता था। तो इसी तरह से इसको करके डेवलप करता। उसमें यही है कि अब जैसे लिखवाने के लिए कहोगे तो लिखने के समय कुछ विशेष चीज आ जाती है, मतलब कुछ उसकी शुरुआत अच्छी हो जाएगी, एंड अच्छा हो जाएगा थोड़ा सा। जैसे देखो ना, इस टर्म का बड़ा अच्छा इसको बनाया जा सकता है। अकबर विश टू assert his strong belief in God, but his concept of the way God is to be worshipped was independent of either Orthodox Islam or Hinduism. अब ये इसी बात को घुमा फिरा के कहा है इसने कि हिंदुइज्म, और अब इसी में थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल मतलब देते हुए कि भाई किस प्रकार से, जैसे उसके बारे में कहा जाता है कि वो रात में जब अपना चिंतन करता था अकेले में, तो वो ईश्वर से प्रार्थना करता था हमसे कोई गलती ना हो, और कई बार उसको ऐसा लग जाता था कि हमसे कोई गलती हो गई तो एक पागल हाथी पर बैठ के निकल जाता था कि अगर मैं अगर इस हाथी ने मुझे मार दिया तो इसका मतलब गॉड हमसे गुस्सा में है, और अगर मैं बच के आ गया तो इसका मतलब है कि आई एम हैप्पी। तो कभी कभी ये भी आजमाता था उस तरह के नुस्खे, है ना। मुगल भारत में हिंदी में लिखे गए साहित्य का विवेचन कीजिए। तो मुझे लगता है ये तो बड़ा सहज क्वेश्चन तुम लोगों को। मुगल भारत में, मुगल दरबार में कहता तो तुम लोगों को थोड़ी कठिन, हालांकि मुगल दरबार में ही मैनेज हो जाता। मुगल दरबार में एक तो बैरम खान दोनों बाप बेटा है, क्योंकि बैरम खान भी हिंदी का बड़ा विद्वान था, और बैरम खान का बेटा जो अब्दुल रहीम खान खाना है, वो रहीमन कवि, ब्रजभाषा में उसका याद था, गोकुल हो तुमन बसे, कवि पढ़े हो उसको, रहीमन कवि कौन समन्वित संस्कृति का ज्वलंत रूप है। उसके बाद बीरबल कवि प्रिया हिंदी में कविताएं लिखता है, मान सिंह हिंदी में कविताएं लिखता है। उसके बाद तुम चले आओ राज दरबार से बाहर, ब्रजभाषा में सूरदास को पकड़ो, अवधि में तुलसीदास को पकड़ो, रामचरितमानस,
मीराबाई को पकड़ो, राजस्थानी, वो भी तो हिंदी ही है। समझ रहे हो कि? अब गुजरात मत जाओ जो गुजराती हो जाएगी फिर। इतना उदाहरण दे दो और देकर इसको, है ना। अगर चाहे तो और भी उदाहरण, अर्थ छाप के कवि मिल जाएगा आपको, अर्थ छाप के कवि मिल जाएगा। अर्थ छाप के कवि में आपको बल्लवाचार्य मिल जाएंगे, उनका जो पुत्र है बल्लवाचार्य का, जो 84 विष्णु के वार्ता लिखा है, विट्ठल दास, वो मिल जाएंगे। यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। इस क्वेश्चन में तुमको दिक्कत नहीं होगी। केवल जैसे अब इस क्वेश्चन को, अब क्रक्स क्या है कि तुम शुरू कैसे करते हो, ये इंपॉर्टेंट है। हाउ आर यू गोइंग टू स्टार्ट? जैसे देखो क्वेश्चन शुरू है कि मुगल भारत में हिंदी में लिखे गए साहित्य का विवेचन कीजिए। तो मुगल भारत में हिंदी में लिखे गए साहित्य का विवेचन कीजिए। तो अब इसको किसी को शुरू करना है तो आप कहोगे कि हाँ मुगल शासक या मुगल साम्राज्य, एक हिंदू, मुगल साम्राज्य भारत की समन्वित संस्कृति को अभिव्यक्त करता है, और मुगल शासक मुस्लिम होते हुए भी उन्हें भारत के जो भारतीय संस्कृति को खुले संरक्षण दिया। उन्होंने केवल फारसी भाषा को ही नहीं बल्कि भारत के विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं को भी संरक्षण दिया। उसमें एक महत्वपूर्ण भाषा हिंदी भी थी। अब ऐसा करके हिंदी पर लिखना शुरू कर दो। नेक्स्ट वन, आरंभिक मध्यकालीन अवधि के दौरान जाति और स्त्री पुरुष संबंधों की बदलती हुई प्रकृति का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। अब बच्चों क्रिटिकली एनालाइज, अब यहां पर देखना होगा आरंभिक मध्यकाल। तो पहले तिथि अपने मन में सोचो कि अगर हमें आरंभिक मध्यकाल लिखना होगा तो आरंभिक मध्यकाल की कौन सी तिथि लें? 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी। इसमें इसमें दो टर्म पूछा है, यानी एक टर्म क्या पूछा है? तो एक टर्म आपको दिया है आरंभिक मध्यकालीन अवधि के दौरान जाति की स्त्री और पुरुष संबंधों की बदलती हुई प्रकृति का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो एक तुमको पूछ रहा है क्रिटिकली एनालाइज द चेंजिंग नेचर ऑफ कास्ट एंड जेंडर रिलेशंस ड्यूरिंग द अर्ली मिडिवल पीरियड। तो पहले तुमको कास्ट खोलो, तो कास्ट में पूर्व मध्यकाल में क्या परिवर्तन हुआ। तो तुम लोग जब उस चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर बताएंगे जातियों से उपजातियों का विकास और विभिन्न शिल्प समूहों का जाति के रूप में ढलना। तो जातियों से उपजातियों का विकास क्या है, तो उसको तुम अभी नहीं समझ पाओगे, रेगुलर क्लास में ही समझ पाओगे। एक्चुअली हुआ क्या कि इस काल में एक परिकल्पना यह है कि ट्रेड एंड कॉमर्स का जब डिक्लाइन हुआ तो बहुत सारी क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था कायम हुई। तो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था कायम होने का परिणाम यह हुआ कि पहले लोगों की आवाजाही एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में होती थी, वह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लोगों की आवाजाही दो कारणों से होती थी। एक तीर्थ यात्रा के कारण से, दूसरा व्यापार के कारण से। तीर्थ यात्रा वाला कारण तो आज भी बना हुआ रहा है, लेकिन मुख्य रूप से जो आवाजाही व्यापार के कारण होती थी, एक्चुअली देयर वाज द you can say movement of the people from one region to another region due to the trading activities. But after the decline of trade, this whole activities were simply disrupted. मतलब वो disrupted तो नहीं करेंगे, हाँ reduced हो गया, less हो गया, कम हो गया। तो whenever this was going to be reduced, तो अब क्या है कि if someone, अब suppose in some specific region, some Kshatriya is living in the region Brahmanas were living. But now, as the Brahmanas or Kshatriyas or high-born people, they could not have the connection with the same caste men in other regions. So now they started to treat their own caste men as if they are coming from other caste. जैसा ब्राह्मणाज है, तो इस क्षेत्र के ब्राह्मणों का उस क्षेत्र के ब्राह्मण से रोटी बेटी का संबंध टूट गया, इस क्षेत्र के क्षत्रिय का उस क्षेत्र के क्षत्रिय से रोटी बेटी का संबंध टूट गया। तो अब इसका परिणाम यह हुआ कि इस क्षेत्र का क्षत्रिय उस क्षेत्र के क्षत्रिय को दूसरी जाति का समझने लगा, और इस क्षेत्र का ब्राह्मण उस क्षेत्र के ब्राह्मण को दूसरी जाति का समझने लगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? तो अब उसी में तुम देखोगे ब्राह्मणों के कितने प्रकार हो गए। जिस ब्राह्मणों के तुम देखोगे ऋग्वेदी ब्राह्मण, यजुर्वेदी ब्राह्मण, सामवेदी ब्राह्मण, नागर ब्राह्मण, मैथिली ब्राह्मण, सरयुपारी ब्राह्मण, चित्पावन ब्राह्मण, तो ब्राह्मणों का उससे क्षत्रिय में 36 प्रकार के क्षत्रिय की चर्चा कल हम करता है। इसको कहते हैं जातियों से उपजातियों का विकास। फिर तुम देखो, आज तुम देखो जाति के रूप में देखते हो कुम्हार, तेली, बढ़ई। ये देखने से नहीं लगता कि जाति नहीं होना चाहिए था, ये तो प्रोफेशन होना चाहिए था, ऑक्यूपेशन होना चाहिए था।
लेकिन जब ट्रेड एंड कॉमर्स का डिक्लाइन हुआ तो क्या हुआ, डिफरेंट ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स थे दे वर कन्वर्टेड इनटू कास्ट। तो नेचुरली देखो हम पढ़ाने के क्रम में इसलिए जोर देते हैं चेंज पर। वैसे कैसे याद रहेगा कि अर्ली मिडिवल, सोचता रहेगा अर्ली मिडिवल में क्या हुआ, एग्जाम हॉल में याद ही नहीं आएगा। उसने सोचा हुआ वैदिक में क्या था सामाजिक व्यवस्था, बुद्धा एज में सामाजिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन आया, मौर्य में क्या आया, पोस्ट मौर्य में क्या आया, गुप्ता में क्या है, गुप्तोत्तर में क्या है, तब पूर्व मध्यकाल सीधा याद आ जाता है, अदरवाइज याद ही नहीं आएगा वहां ये क्या हुआ। फिर स्त्री पुरुष संबंध बोला तो महिलाओं वालों में देखो, स्त्री पुरुष संबंध में दो चीज है, फिजिकली देयर सोशल पोजीशन इज लाइकली टू डिक्लाइन, क्योंकि सती प्रथा पहले से ही चली रही है, अब जौहर प्रथा शुरू हो गई। स्त्री को ट्रीटमेंट कमोडिटीज के रूप में किया जाने लगा, क्योंकि उसमें तुम देख रहे हो कि वही समय है कि भारत पर बाह्य आक्रमण हो रहा है और राजपूत पॉलिटी का विकास हो रहा है। तो जौहर सिस्टम महिलाओं की जो प्रेस्टीज है उसको बचाने और राजपूत मर्यादा को बचाने के ख्याल से जौहर सिस्टम शुरू हुआ। लेकिन बच्चों यही समय है कि एक कम से कम लड़कियों को विवाह के समय पति को वर चुनने का अधिकार दे दिया गया, स्वयंवर। वैसे गंधर्व विवाह की श्रेणी में आता है, परंतु इस श्रेणी में जो कम से कम राजपूत क्लास की जो लड़कियां थी उनको अपने पति को चुनने का अधिकार स्वयंवर के रूप में मिला। आपने संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान के बारे में सुना होगा। और दूसरा क्या मिला है कि याज्ञवल्क्य स्मृति में पहली बार महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया था, और याज्ञवल्क्य स्मृति पर इस काल में विज्ञानेश्वर ने टीका लिखी है मिताक्षरा। तो मिताक्षरा ने महिलाओं की संपत्ति के अधिकार को बढ़ाया है। ये दोनों जाति पर लिख दोगे और महिलाओं पर लिख दो तो पुरुष महिला संबंध हो जाएगा। तो बच्चों हमारा जो बल होता है कि चेंजेज पर हो, इसीलिए होता है। एग्जाम हॉल में याद ही नहीं आएगा, लोग यहाँ से बाथरूम दौड़ेगा, ग्लास पानी पिएगा, क्या भाई महिलाएं क्या हुआ, जाति क्या हुआ, यही एग्जाम हॉल में यही होता है नॉर्मली, लोग वहाँ याद ही नहीं आएगा। फिर आगे बैठे रहोगे तो पीछे से कोई बोलेंगे बॉस बॉस बॉस, क्वेश्चन नंबर 3 महिला पर बताइए, कुछ महिला पर बताइए। पीछे मैं क्या महिला पर बताऊं, आप जानिए। तो एग्जाम हॉल में दैट इज गोइंग टू बी द क्वाइट डिफिकल्ट, वहां पर याद आना चाहिए। और वहां पर याद आने के लिए जब तक आपको सिस्टमेटिक स्टडी नहीं है तो आप उस पर नहीं लिख पाएंगे। तो नेक्स्ट वन आप देखिए, मुगल भारत में कृषि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण किसानों द्वारा बड़ी संख्या में फसलें उगाना था। उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। Critically analyze the changing nature of caste and gender relations. An important feature of agriculture in Mughal India has been the large number of crops raised by peasants, illustrated by giving examples. क्या लगता है क्रॉप्स याद आया था कुछ कि नहीं? देखो क्रॉप्स तो तुम जितना लिखना चाहोगे उसकी एक लंबी सूची है। अब क्रॉप्स की लंबी सूची ये है, लेकिन ये क्वेश्चन केवल क्रॉप्स लिखने से मेरे विचार से नहीं होगा। कोई हम लोग अखबार नवीस नहीं कि दिखा दे भैया देखिए 41 क्रॉप्स थे लीजिए और हम चले। हमारा काम केवल क्रॉप्स दिखाना नहीं है, हमें 2-3 बातों का ख्याल रखना है इसमें। अब पहले क्रॉप्स के बारे में थोड़ा बता दें। तो क्रॉप्स तो मल्टीप्लाई करेगा, 2-3 फैक्टर आएगा। एक तो हमारे पास एक बड़ा ही इंसाइक्लोपीडिक बुक है मुगल काल में जो किसी और काल में नहीं है, वो है आईने अकबरी। तो आईने अकबरी ने टोटल दिल्ली में ही तुम देखोगे तो रबी और खरीफ, रबी 16 क्रॉप करता है और खरीफ 21 क्रॉप मिला के 41 क्रॉप्स बताता है दिल्ली में केवल। बॉम्बे में और 2-3 और भी ज़्यादा महाराष्ट्र में बताता है 44 वगैरह, क्या खैर उतना नहीं, 41 क्रॉप्स। उसके बाद क्रॉप्स है, क्रॉप्स की संख्या बढ़ी, चूंकि जो मुगल रिकॉर्ड है जो टैक्स लगाया जाता था मुगल रिकॉर्ड में उसमें क्रॉप की एक बड़ी सूची मिलती है, प्रमाण के तौर पर तुम देख सकते हो। दूसरी बात उस क्रॉप्स में दूसरी बात यह है कि इस काल में नगदी फसलों की खेती को प्रोत्साहन मिला है। देयर इज द सपोर्ट टू द कैश क्रॉप्स। तो कैश क्रॉप्स को प्रोत्साहन मिला है। मुगल राज्य भी चाहता है कि कैश क्रॉप्स की खेती हो। अब इस काल में तुम देखो कैश क्रॉप्स में आपका गन्ना है, कपास है, नील है, ये महत्वपूर्ण फसलों के रूप कैश क्रॉप्स के रूप में। अब 17वीं सदी उस सूची में और जुड़ती चली गई। उसमें न्यू वर्ल्ड से आया था तंबाकू, टोबैको। पहले पश्चिमी कोस्ट में टोबैको की खेती होती थी, फिर पूरे भारत में 1600 ईस्वी में केवल वेस्टर्न कोस्ट पर खेती होती थी, और फिर तुम देखो कि 1650 तक ये पूरे भारत में वो खेती फैल गई, वो खेती।
उसके बाद तुम देखोगे मक्का महाराष्ट्र में शुरू हुआ, फिर अन्य क्षेत्रों में फैला। उसी प्रकार से तुम देखोगे हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में पहली बार पोर्चुगीजों ने जो अल्फांसो मैंगो को इंट्रोड्यूस किया था, तो उसमें क्या था कि उन्होंने ग्राफ्टिंग सिस्टम शुरू किया। दे स्टार्टेड ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग मींस उसको बोलते हैं कलम लगाना। कलम लगाना समझते हो कि पेड़ की शाखा को बांध देते हैं, तो दैट इज ग्राफ्टिंग। एंड आफ्टर दैट द बेटर क्वालिटी ऑफ द हॉर्टिकल्चर कुड बी डेवलप्ड। सो इवन हॉर्टिकल्चर डेवलप्ड साइमल्टेनियसली डिफरेंट टाइप के। तो ये तुम इसकी गणना करके दिखा दोगे भैया ये वो। उसके बाद तुम्हारा रेड चिली शुरू हो गया 18वीं सेंचुरी में, कॉफी शुरू हो गई, चाय नहीं आई है कॉफी, लेकिन कॉफी शुरू हो गई। पोटैटोज आगे आई है। अब देखोगे सेरिकल्चर, बंगाल में सेरिकल्चर है। तो मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स अनडाउटली, लेकिन केवल हम डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स की गणना करेंगे तो मार्क्स हमें नहीं देगा। हमें इसमें और भी कुछ चीजें अपेक्षित। पहले आपको यह दिखाना चाहिए कि कैसे द नंबर ऑफ क्रॉप्स आर बीइंग मल्टीप्लाइड ड्यू टू आवर यूरोपियन कॉन्टैक्ट्स एंड आउटसाइड कॉन्टैक्ट, मतलब बाहर से नवीन फसलें आ रही। दूसरा हमें यह दिखाना चाहिए कि मुगल एम्पायर वाज सो थ्रस्टी इन द लॉफ्टी वर्ड्स ऑफ तपन राय चौधरी कि मुगल स्टेट वाज जस्ट लाइक ए लेवियाथन and it was having the insatiable desire for revenue. मुगल शासक एक ऐसा अतृप्त राक्षस था जो अपने राजस्व को अधिकतम रूप में लेना चाहता था। तो राज्य के द्वारा कैश क्रॉप्स को प्रोत्साहन दिया है। उसके राज्य क्या कर रहा है? बंजर भूमि को आबाद कर रहा है। रसिक दास का एक फरमान है, मैंने अपने अथी में भी लिखवाया था, जो औरंगजेब के टाइम में, जिसे बंजर भूमि को आबाद करने का साक्ष्य मिलता है। अमाल गुजार को विशेष रूप से अधिकार दिया गया है, अमाल गुजार को अधिकृत किया गया है कि आप लोग किसानों के मित्र के रूप में काम करिए, उसको तकावी ऋण प्रदान करिए। तो किसानों को तकावी ऋण दिया जा रहा है। राज्य की ओर से सिंचाई के विकास के लिए काम किया जा रहा है, कैश क्रॉप्स को बढ़ाने के लिए। अंत में दे दो कि इस नगदी फसल से राज्य के राजस्व में वृद्धि हुई और साथ ही साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिली। लेकिन किसानों पर तो अधिभार बना ही रहा। इसने राज्य को लाभान्वित किया परंतु किसानों को ही नहीं, क्योंकि यही समय था कि जब एक तरफ नकदी फसलों की वृद्धि हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ कृषि संकट जैसी चीज उपस्थित हुई। तो इसको इस तरफ से, मतलब ये कहीं ना कहीं आपको राइटिंग में दिखाना चाहिए कि जो चाहे इतने प्रकार के नकदी फसल हैं, इस नकदी फसलों ने राज्य को चाहे जो भी फायदा पहुंचाया हो, किसानों को फायदा नहीं पहुंचा पाए। यहां पर जाके आंसर एंड होना चाहिए। नेक्स्ट वन आपका क्वेश्चन है कि एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा विश्व मांग अमीर वर्ग के निर्माण की नीति ने दिल्ली सल्तनत के विघटन का प्रक्रम प्रारंभ कर दिया था। व्याख्या कीजिए। द पॉलिसी ऑफ क्रिएटिंग हेट्रोजेनस नोबिलिटी बाय मोहम्मद बिन तुगलक स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब देखो बच्चों, एक्सप्लेन का मतलब है कि इसमें हमको क्रिटिकली एनालाइज नहीं करना है। एक्सप्लेन का मतलब है कि मोर और लेस इस लाइन को लेकर हमको वेरियस एग्जाम्पल से प्रूव करना है। अब ये पूछ रहा है कि मोहम्मद तुगलक द्वारा विश्वमांग अमीर वर्ग के निर्माण, मतलब पॉलिसी ऑफ क्रिएटिंग हेट्रोजेनस। विश्वमांग का मतलब है कि अलग अलग, तो हिंदी भी ट्रांसलेशन ऐसा करता है जो अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा तो समझेगा ही नहीं लोग। विश्वमांग कौन शब्द हुआ? उसको विविधता मूलक भी कर देता कम से कम, है ना, तो बहुलवादी कर देता, चाहे जो कुछ भी ऐसा। तो इस विश्वमांग अमीर वर्ग के निर्माण ने ये पूछ रहा है कि दिल्ली सल्तनत के विघटन का प्रक्रम प्रारंभ कर दिया। व्याख्या कीजिए। एक बात बताओ कि हेट्रोजेनस अमीर वर्ग, हेट्रोजेनस एरिस्टोक्रेटिक क्लास का जो गठन है वो अच्छी चीज है या बुरी चीज है? क्या लग रहा है, अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? अब एक बात बताओ, अलाउद्दीन खिलजी ने जब अमीर वर्ग का दरवाजा गैर तुर्कों के लिए नहीं, भारतीय मुसलमानों और हिंदुओं के लिए भी खोल दिया था, तो इसको अच्छा मानते हो या बुरा मानते हो?
इसने जो हेट्रोजेनस अमीर वर्ग का निर्माण किया, अच्छा होना चाहिए कि नहीं? अच्छा होना चाहिए। अब तुम चुप होकर कहीं फंस ना जाए, हाँ बोलो, अच्छा होना चाहिए। प्रभाव इसका बुरा पड़ गया। जैसे तुमको आईएएस बना के कहीं भेजा जाता है या आईपीएस अधिकारी बन के जाते हो, और वहां जाकर तुम इतना अनुशासन लागू करते हो कि सारे पुलिस स्ट्राइक पर चले जाते हैं और शहर में क्राइम बढ़ जाता है। काम तो तुमने अच्छा किया, लेकिन संतुलन बिगाड़ दिया। अब इसने अमीर वर्ग के आधार को तो बढ़ाया, लेकिन पेरा माली निम्न जाति के लोगों को इसने अमीर वर्ग में रखा। तो अमीर वर्ग का सोशल बेसिस तो एक्सपेंड हुआ, लेकिन इसके मोहम्मद बिन तुगलक की जो रैशनलिस्ट तर्क बुद्धिवादी नीति है, उससे उलेमा और अमीर पहले से ही विक्षुब्ध बैठे हुए थे। और जिसी समय इसने निम्न वर्ग के लोगों को अमीर वर्ग में लिया, तो उन्होंने अपने विशेषाधिकारों पर हमला माना, और एक के बाद दूसरा विद्रोह होता शुरू चला गया। और मोहम्मद बिन तुगलक उन विद्रोहों को दबाता हुआ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक दौड़ता रहा। न अंत में विजयनगर, उधर तुम देखोगे उसमें कुछ विद्रोह सफल हो गए। 1335 में आसान शाह मथुरा राज्य स्वतंत्र हो गया। 1336 में विजयनगर राज्य हरिहर बुक्का के अधीन स्वतंत्र हो गया। 1338 में व्हाट हैपेंड टू बंगाल, फखरुद्दीन मुबारक शाह गॉट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ बंगाल इन 1338, एंड फाइनली यू कैन से इन 1347 बहमान शाह declared the creation of a Bahmani state. And Muhammad bin Tughlaq was moving from here and there, and then you can say it was in due to the excessive exertion and exhaustion, finally Muhammad bin Tughlaq passed away in 1351. So what happened? तो एक तरह से जो प्रक्रिया जो पहले से चली आ रही थी, उसमें उसके तर्क बुद्धिवादी और अधिक रेडिकल नीति ने उसे और भी विघटन को प्रोत्साहन दे दिया। तो इम्पैक्ट तो तुम नेगेटिव ही दिखाओ, लेकिन थोड़ा ये दिखा दो कि भाई ज़्यादा हो गया था, तो ये मतलब प्रतिभाशाली, लेकिन इसको संतुलन पता नहीं था कि किस संतुलन तक नीति को लेकर आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसा एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को देखते हुए थोड़ा संतुलन लेना पड़ता है। ले लिया था ना? हाँ ना, तुमने ले लिया, तुम तो प्रशिक्षित हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब भारत में मकबरों के निर्माण में आनुक्रमिक सुल्तानों द्वारा जोड़े गए वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द न्यू आर्किटेक्चरल फीचर्स एडेड बाय सक्सेसिव सुल्तान्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉम्ब्स इन इंडिया। अच्छा, ओहो, हाँ एक छूट गया, हाँ इसको दे लेते हैं, हाँ इसको पढ़ लेते हैं। क्या आप सहमत है कि प्रायद्वीपीय भारत में राजनीतिक शून्य और इस्लामीय संस्कृति और राज्य व्यवस्था का प्रभाव विजयनगर राज्य की समृद्धि का एक बड़ा कारण था? डू यू एग्री दैट कन्वर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल वैक्यूम एंड इम्पैक्ट ऑफ इस्लामिक कल्चर एंड पॉलिटी इन पेनिनसुलर इंडिया हैज मच टू डू विद द ग्रोथ ऑफ विजयनगर किंगडम? 15 मार्क्स। अब देखो, do you agree that convergence of political vacuum and impact of Islamic culture and polity in peninsular India has much to do with the growth of Vijayanagar kingdom? 15 marks. क्या आप सहमत हैं कि प्रायद्वीपीय भारत में राजनीतिक शून्य और इस्लामीय संस्कृति और राज्य व्यवस्था का प्रभाव विजयनगर राज्य की समृद्धि का एक बड़ा कारण था? अब इसमें तुमको स्टैंड लेना होगा, क्या आप सहमत हैं? तो क्या किया जाए, सहमत हुआ ना हो? देखो, इसमें दो पहलू दिया, तुम मेंटली अलर्ट हो। दो पहलू दिया है। एक पहलू दिया है राजनीतिक शून्य। तो राजनीतिक शून्य का पहलू तो था। अब कहोगे राजनीतिक शून्य क्यों आया? तो होयसल शक्ति का पतन हो गया था। दिल्ली सल्तनत की पकड़ दक्षिण में कमजोर हो गई थी, और होयसल राज्य जो एक ताकतवर हिंदू राज्य हुआ करता था, वो बीरबल सेकेंड के बाद उस राज्य की स्थिति कमजोर हो गई थी। तो राजनीतिक शून्य तो था, तभी तो हरिहर बुक्का ने। और तो राजनीतिक शून्य वाले में तो तुमको थोड़ा सा बैकग्राउंड दिखाओ कि दिल्ली सल्तनत, जब दक्षिण में दिल्ली सल्तनत का विस्तार हुआ, तो मोहम्मद तुगलक के समय तक किस प्रकार उत्तर में निरंतर होने वाले विद्रोहों के कारण दक्षिण में राज्य की उपस्थिति कम हो गई थी। क्योंकि तुम देख ही रहोगे, जैसे दौलताबाद हुआ, तो दौलताबाद राजधानी लाया, विफल हो गया, वापस चला गया। तो राजनीतिक शून्य तो उत्पन्न हुआ। लेकिन जो दूसरा वाला कह रहा है, उसमें सावधानी लेना पड़ेगा कि ये कह रहा है कि इस्लामियत के विरुद्ध ये प्रतिक्रिया थी।
यहाँ पर स्टैंड लेना पड़ेगा। यद्यपि विजयनगर के संस्थापक हरिहर बुक्का और संगम वंश के संगम वंश के भाइयों ने, जिन्होंने विजयनगर राज्य की स्थापना की, उन्होंने इस्लाम के मुद्दे को और धार्मिक प्रतिक्रिया को एक प्रचार के रूप में, प्रोपगंडा के रूप में इस्तेमाल किया, ताकि उन्हें हिंदुओं का समर्थन मिल सके। और प्रलय नायक और कापय नायक जैसे कुछ हिंदुवादी नेताओं ने, जो तेलंगाना में पहले से जो हिंदुवादी आंदोलन छेड़ रखा था, उसका लाभ उठाकर उन्होंने विजयनगर राज्य की स्थापना की। लेकिन इसे हम मुस्लिम राज्य के विरुद्ध प्रतिक्रिया नहीं मान सकते, क्योंकि दक्षिण के हिंदू और मुस्लिम राज्य की राजनीतिक एवं सामाजिक संरचना में कोई विशेष अंतर नहीं रहा। विजयनगर के अधीन भी बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिमों को सेना में लिया जाता रहा, और फिर उन्होंने राजनीतिक कारणों से कई बार हिंदू राज्यों के विरुद्ध मुस्लिम राज्यों के बीच भी गठबंधन, मुस्लिम राज्यों के साथ भी गठबंधन कायम किया। वो है, जैसे तुम देखोगे विजयनगर का तुम लोगों को शायद घटना पता नहीं है, और घटना पता रहता तो तुम इसको बढ़िया से लिख सकते थे। जैसे तुम देखोगे कि जो से हिंदू राज्य, अब दक्षिण का जो हिंदू राज्य था, विजयनगर बहमनी था, तो एक राज्य वारंगल का राज्य था, नाम सुना है? तो वारंगल का राज्य हिंदू राज्य था, और वह विजयनगर को छोड़कर बहमनी के साथ गठबंधन में रहता था। क्या ठीक है ना? जो भी है ठीक है। तो इधर देखना गौर करके, विजयनगर के छोड़कर वारंगल का राज्य बहमनी के गठबंधन में रहता था। तो क्या हुआ था कि उसी में क्या किया था कि देवराय प्रथम विजयनगर का शासक था, उसने क्या किया, उसने उसको खींच लिया अपनी तरफ, मैंने उसको कुछ लालच देकर। फिरोज शाह बहमनी से देवराय प्रथम हारा था, और तब वारंगल के राज्य को अपने पक्ष में मिला लिया। तो अब पलड़ा भारी होगा विजयनगर का, तो विजयनगर ने नेक्स्ट वॉर में फिरोज शाह बहमनी को पराजित कर दिया। इसलिए तुम देखोगे कि फिरोज शाह बहमनी का छोटा भाई था, द यंगर ब्रदर अहमद शाह, वो अहमद शाह गुस्सा खा गया, और अहमद शाह ने वारंगल राज्य को जीत लिया था, और तब उसने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बिदर बनाई थी। तो तुम अगर थोड़ा सा इवेंट्स पता होगा ना, तो दो कारणों से, दो बातों के आधार पर इसको तुम अस्वीकार करो। एक बात तुम यह अस्वीकार करो कि प्रथम कि विजयनगर मुस्लिम और हिंदू राज्य की सामाजिक और प्रशासनिक संरचना के स्वरूप में कोई विशेष अंतर नहीं था। बड़ी संख्या में मुसलमानों को भी सैनिकों में नियुक्ति की जाती रही। जैसे देवराय सेकंड का था तीरंदाज, एक बड़ी संख्या में मुस्लिम तीरंदाजों की नियुक्ति की थी सेना में उसने। और दूसरा दिखाओगे कि अपने राजनीतिक कारणों से विजयनगर राज्य और बहमनी राज्य हिंदू और मुस्लिम के इस विभाजन को छोड़कर अपनी सुविधा के अनुसार विभिन्न राज्यों के साथ गठबंधन करते रहे। तो पहला वाला पॉइंट स्वीकार कर लो, यद्यपि विजयनगर राज्य की स्थापना एक राजनीतिक शून्य की उपस्थिति का परिणाम था, लेकिन इसे हम मुस्लिम शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया का परिणाम नहीं मान सकते। केवल विजयनगर शासकों ने अपने शासन के लिए वैधता प्राप्त करने के लिए और अपने समर्थन आधार को जुटाने के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं मुस्लिम यानी इस्लामियत को अपने प्रचार का माध्यम बनाया था। यही स्टैंड लेके इस क्वेश्चन में चला जाए। नेक्स्ट वन आपका है कि डिस्क्राइब द न्यू आर्किटेक्चरल फीचर्स एडेड बाय सक्सेसिव सुल्तान्स। अच्छा सॉरी, कोई किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, कोई जाना चाहता था, मैं देखा नहीं स्लिप। जैसे स्वास्थ्य ठीक नहीं हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ये तो क्लास तुम लोगों के लिए है। जैसे मान लो आप जो दे रहे हो, और मान लो जो नहीं समझते होगे, जो नहीं इस पार्ट को पढ़े होगे, तो थोड़ा समझोगे। तो मैंने अपनी सुविधा से ही रखा है, तो जिसको अपना देख लो, स्वास्थ्य जिसका खराब है जा सकते हो। डिस्क्राइब द न्यू आर्किटेक्चरल फीचर्स एडेड बाय सक्सेसिव सुल्तान्स इन द कंस्ट्रक्शन। अब इस बार मैं क्या कहूँगा, जितना आर्किटेक्चर है ना, इस बार मैं और इसको परफेक्ट बनाऊंगा आंसर को, इतना कि एक भी क्वेश्चन इधर से उधर ना खींच के। अब ये जो क्वेश्चन तुम देख रहे हो, वो तुम ही थे क्या? अच्छा, इतने देर से तुम्हारे आदेश के लिए रुकी हुई, तो सॉरी, जाओ जाओ, कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ ठीक है। हाँ, तो इधर गौर करना, ये जो मकबरा वाला है ना, उसको थोड़ा सा पहले आंख बंद करके सल्तनत काल में इल्तुतमिश का मकबरा याद करो। याद आ गया? चौकोर मकबरा दिखा दे, और उसके ऊपर अलंकरण था। लेकिन जो इल्तुतमिश का मकबरा था, तुमको याद होगा कि भारत में मैंने मेहराबी शैली और सहतीरी शैली की बात की, तो मेहराबी शैली इंट्रोड्यूस किया, लेकिन मजबूत मेहराब नहीं बनते थे, क्योंकि वैज्ञानिक प्रकार के मेहराब पहली बार, तो उसके बाद सीधे इल्तुतमिश के मकबरा से। वैसे देखो, भारत में मकबरा निर्माण सबसे पहले शुरू हुआ है, वो जैसे तुम देखोगे जब वह कुतुब मीनार का निर्माण हुआ, और वो सॉरी कुतुब मीनार से पहले आप देखोगे कि वो जो कुव्वातुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण हुआ था, उसको वो तो खैर हिंदू स्थापत्य को ही तब्दील कर दिया था। पहला स्वतंत्र स्थापत्य बना था सुल्तान गढ़ी का मकबरा, इल्तुतमिश के पुत्र का था।
उसकी भी लगता वही चौकोर मकबरा था। इल्तुतमिश का भी चौकोर मकबरा था, वैज्ञानिक प्रकार का मेहराब नहीं था। अब तुम बलबन के मकबरा पर आ जाओ। पहली बार वैज्ञानिक प्रकार के मेहराब का निर्माण बलबन के मकबरा पर हुई, तो बलबन के मकबरा को दृष्टांत में दिखाते, उसके बाद सीधा आगे बढ़ जाए। बलबन का अलाउद्दीन खिलजी में कोई मकबरा नहीं है, छोड़ो उसको। आ जाओ तुगलक में। तुगलक में गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया है। तो गयासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा है ना, उसमें खासियत है। उसमें क्या है कि सहतीरी शैली और मेहराबी शैली दोनों का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, और ढलवा दीवार है उसका, जो तुगलक स्थापत्य का लक्षण है, सलामी जिसको बोलते थे, है ना। और वहां पर दिखा दो कि सलामी का प्रयोग हुआ है और ढलवा दीवार है, और सहतीरी और मेहराबी शैली का एक जगह लिखते हैं विद्वान कि उसमें चतुष्कोणीय मेहराब का प्रयोग मोहम्मद बिन तुगलक ने किया है, जो आगे चलकर फतेहपुर सिकरी में जो अकबर का स्थापत्य है उसको उसने आधार प्रदान किया। अब उसके बाद सीधे चले आओ कि अब अष्टभुज मकबरा का, अष्टकोणीय मकबरा का युग शुरू हो गया। सबसे पहले खाने तेलांगनी का मकबरा, मैं आर्किटेक्चर में दिखाऊंगा, खाने तेलांगनी भी मैं दिखाता हूँ। खाने तेलांगनी का मकबरा, और जो सैयद वंश है उसके समय, और जब लोधी वंश आया तब उसका मकबरा देखो, लोधी का बेहतरीन मकबरा, अष्टकोणीय, बाघ के बीच चारबाग शैली। ऊपर देखो छज्जे और छतरियां हैं, जो हिंदू स्थापत्य का लक्षण है। छज्जे और छज्जे ब्रैकेट एंड क्योस, octagonal in shape, Charvag style, it was placed in a garden, and the use of double dome, सिकंदर लोधी। और आगे दिखा दो कि आगे चलकर इसने ही इट प्रिपेयर्ड द बेसिस फॉर हुमायूं टॉम एंड फाइनली द ताजमहल ऑफ आगरा। काफी, वहां से उठाओ यहां पर ले जाके फिनिश कर दो। वही कि अपना सोचा हुआ और समझा हुआ होगा ना, तो फिर एक क्वेश्चन का आंसर हो जाए। पितरदुरा का यूज कहां दिखाओगे क्या? तो वहां तो सल्तनत पूछ रहा है, सुल्तान पूछ रहा है, सुल्तानों द्वारा जोड़े गए वासुरा, सुल्तान पूछ रहा है। सुल्तान का मतलब दिल्ली सल्तनत। कुछ उत्साही बच्चा माना नहीं होगा, वो जरूर चला गया होगा आगरा के ताजमहल तक। हम समझ रहे हैं ना, माना नहीं होगा। तो आप मुगल की तरफ इशारा करके छोड़ दो, मुगल की तरफ लिखो नहीं, उसको इशारा करके छोड़ दो, है ना। क्या लोग माने थे कि नहीं वहां? अच्छा, नहीं वहां पर बाकी लोग, अच्छा इसमें नहीं किया होगा, इसमें बहुतों को नहीं ध्यान होगा ना। अब देखो ये जो सी वाला क्वेश्चन है बच्चे, ये टेक्निकल क्वेश्चन है, ये बिना इंफॉर्मेशन के नहीं हो सकता। ये मैं बताता हूँ, इसका सोर्स में बताता हूँ कहाँ है। अब यूपीएससी तो थोड़ा अपना एक अहंकार रखता ही है, कहीं से कुछ निकाल के डाल दीजिए इसको। अभी इतना स्पेसिफाइड क्वेश्चन है कि बच्चों को स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होगा तभी लिखेगा। मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन है कि सामान्य रूप में भारत में और विशेषकर दक्कन में इस्लाम के फैलाव में सूफी लोक साहित्य की क्या भूमिका थी। अब व्हाट वाज द रोल ऑफ सूफी फॉक लिटरेचर इन द डिफ्यूजन ऑफ इस्लाम इन इंडिया इन जनरल एंड डेक्कन इन पर्टिकुलर। अब डिफ्यूजन इस्लाम इन इंडिया इन जनरल, अब देखो ये क्वेश्चन कहां से लिया है बताता हूं। ये तो है तो पुरानी ही बुक, ये तो बुक निकली है आपको 2010 की बुक है, और 2010 की बुक है, और इस बुक का नाम है सूफिज्म एंड सोसाइटी इन मिडिवल इंडिया, एंड ऑथर इज एडिटेड बाय रजीउद्दीन अकील, डिबेट्स इन इंडियन हिस्ट्री एंड सोसाइटी। एक्चुअली इस सीरीज के मैंने बहुत बुक्स ली है। ये एक्चुअली इंडियन हिस्ट्री में जो डिबेट्स है ना, उसके ऊपर हर सीरीज में रोल ऑफ आयरन, हर युग पर एक बुक निकली हुई है। इसी ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की सीरीज है, उसी की बुक मैंने 2010 में ही बुक ली हुई थी। अब इस बुक में देखो एक है चैप्टर, वो है सूफी फॉक लिटरेचर एंड एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम, रिचर्ड एम एटन का 70 नंबर पेज पर, उसी से एक क्वेश्चन सेट किया है। सूफी फॉक लिटरेचर एंड एक्सपेंशन ऑफ इंडियन इस्लाम, या रिचर्ड एम एटन है। रिचर्ड एम एटन का इस्लाम पर कई बुक मैंने पढ़ी, इसके कई शोध हैं इस्लाम पर। इसका यही शॉर्ट थ्योरी को यही अस्वीकार करता है। एक ना इस्लाम का तलवार थ्योरी, की तलवार के आधार पर इस्लाम का प्रसार हुआ, तो इसने शॉर्ट थ्योरी को कट, मतलब यही रिचर्ड एम एटन ही खंडित करता है। जैसे एक धारणा यह है कि इस्लाम ने तलवार के बल पर दुनिया में प्रसार किया,
तो रिचर्ड एम एटन कहता है कि अगर तलवार के बल पर प्रसार हुआ होता तो पंजाब में इस्लाम ने प्रसार किया, वो समझ में तो आती है, फिर पूरा उत्तर भारत क्रॉस करके बंगाल में कैसे प्रसार कर दिया? बंगाल में मुस्लिम बहुसंख्यक, पंजाब में मुस्लिम बहुसंख्यक, उत्तर भारत में अल्पसंख्यक क्यों? क्या उत्तर भारत में तलवार नहीं चली, सीधे बंगाल में चल गई? तो वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ पर धर्म ने अपनी गहरी जड़ जमाई हुई थी, जैसे हिंदुइज्म का उत्तर भारत में गहरी जमी हुई थी, तो इस्लाम उसको रिप्लेस नहीं कर पाया, इस्लाम उसको सबडू नहीं कर पाया। पंजाब चूंकि वैसे भी तुम देखते हो कि बॉर्डर रीजन था, हमेशा उसमें इन्फ्लक्स ऑफ न्यू एलिमेंट्स होता था, तो वहाँ पर ब्राह्मणवादी कल्चर ने और हिंदूवादी कल्चर ने पंजाब में जड़ नहीं जमाई थी। और बंगाल की भी संस्कृति ट्राइबल थी, वहाँ तक ब्राह्मणवाद पहुँचा नहीं था, वो भी एक सेक्लूडेड रीजन था, वहाँ पर एक ट्राइबल कल्चर था। तो इट बिकेम ईजी फॉर इस्लामिक पावर टू, you can say, carry the conversion on massive scale in Bengal, which was not possible in northern India, which was as the northern India was basically, here the Hinduism was much entrenched. तो वही रिचर्ड एम कैटन ने लिखा है। तो इसमें इसने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है, फोक लिटरेचर में उसने दिखाया है कि उसने कहा है कि देखो भाई, ये जो सूफी सेंट्स थे, इसने एक तर्क दिया है कि भाई इस्लाम में जो सूफिज्म है, तो सूफिज्म में जो पहले सेंट्स हुए, निजामुद्दीन औलिया हो या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो या फरीदुद्दीन गंजे शकर हो, तो निजामुद्दीन औलिया जैसे सूफी सेंट को भी इस बात से निराशा मिली, उन्होंने इस बात को एडमिट किया कि लोग इस्लाम को एक अच्छा धर्म तो समझते हैं परंतु अपनाते नहीं। तो इसका कारण बताया कि इन लोग का एलिटिस्ट अप्रोच था। अब ये लोग एलिटिस्ट अप्रोच इस तरह था कि पर्शियन लैंग्वेज का प्रयोग करते थे। इब्न उल अरबी एक महत्वपूर्ण सेंट, सूफी सेंट है, उनके विचार, उनके फिलोसफी को लेकर बढ़ते थे। और वो एक तरह से समझो तो जो सूफी मिस्टिसिज्म है वो अधिकतर पर्शियन लेखन में था। कुछ लेखकों ने, जैसे अब देखते हो जायसी है, उन्होंने पद्मावत लिखी, तो वहाँ पर उन्होंने मुख्य रूप से लोकल लैंग्वेज का प्रयोग किया। तो वैसे जो संत थे उन्होंने इस सूफीज्म को थोड़ा सा और ज़्यादा फैलाया। जैसे पंजाब में तुम देखो, ये हैं पंजाब में एक महत्वपूर्ण संत थे जिन्होंने पंजाब में पंजाबी भाषा का प्रयोग किया था, नाम मैं भूल रहा हूँ जरा सा, पंजाब में बुल्ले शाह, वो पंजाबी लैंग्वेज को प्रयोग करके उसको बढ़ाया है। साउथ इंडिया में बहुत अच्छा इन्होंने रिसर्च किया। इन्होंने कहा कि साउथ इंडिया में इन्होंने देखो टर्म का इस्तेमाल किया है कि एक्चुअली द स्टेट्स ओरिजिनली फॉर्मुलेटेड बाय सच मिस्टिकल थिंकर्स एज इन अरबी। ये दिया है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट बाय द फोक लिटरेचर ऑफ सर्टेन लोकल सूफीज consisting of a number of short poems written in one of the vernacular languages of medieval Bijapuri, Dakkani. This literature employed indigenous themes and imagery for propagation, not of complex mystical doctrines of the sort mentioned above, but of a simpler level of Sufi and also of Islamic precepts. Written mainly in 17th and 18th century by Bijapuri Sufi belonging to the Chishti order or by their descendants scattered elsewhere in the Deccan, this literature has been preserved in the oral tradition of Dakkani speaking villagers throughout the Deccan plateau. मैंने ये बताते हैं कि डेक्कन में फोक लिटरेचर का बहुत अच्छा उन्होंने कहा कि आज भी द बल्क ऑफ द फोक पोएट्री रिटन बाय सूफीज वाज sung by village women while engaged in various household chorus. The most types included the चक्की नामा, जैसे आज भी महिलाएं जो हैं वो चक्की पीसती हैं, एज द ग्राइंडिंग मशीन का प्रयोग करती हैं, तो चक्की पीसती रहती हैं और सूफी गाना गाती रहती हैं। चक्की नामा। दूसरा उसने कहा चरखा नामा, चरखा चलाते हुए गाती रहती थी बाद में भी 18th सेंचुरी तक भी। और दूसरे का उसने नाम दिया सुहागन नामा, शादी में सुहाग की चीज़ें चलती रहती थी और सूफी सेंट्स के गीत गाते रहते थे, क्योंकि सूफी सेंट्स ने उसी के माध्यम से दक्षिण में प्रसार किया था। और फिर शुहेला ऑफ यूलोजिक सॉन्ग, तो डिफरेंट टाइप्स के सॉन्ग्स के बारे में वो कहा गया है। एक शादी नामा भी होता था, शादी के समय वो सॉन्ग चलता था। तो सूफी संत क्या करते थे कि आत्मा परमात्मा के संबंध को दिखाने के लिए पति पत्नी का और लवर और बिलोवेड का संबंध दिखाते थे, तो लोगों ने लोकगीत में उसको अपना लिया और अपने पति के लिए भी वही गाना गाने लगे शादी के अवसर पर। इसी चीज़ का रिचर्ड एमंड, ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, ये वैसे नहीं कर सकता बच्चा, उसमें ज़्यादा दिखाएगा तो बुल्ले शाह का दिखा देगा या फिर अगर मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत का दिखा देगा। तो एक्चुअली फोक लैंग्वेज, एक्चुअली जो फोक लैंग्वेज होता है वो लैंग्वेज होता है जो रिटर्न नहीं होता है, ओरल ट्रेडिशन से बढ़ता है। ये सब तो फिर भी एलिटिस्ट बुक है, कम से कम रिटर्न ट्रेडिशन है। तो वैसे फोक लिटरेचर दक्षिण भारत में मिले हैं। जो रिचर्ड एम एटन का जो रिसर्च है
जिसे मैंने क्वेश्चन देखा तो मुझे ध्यान आ गया कि अरे ये तो रिचर्ड एम एटनोला उठा के रखा लाइन उसको उठाकर। तो एक आध क्वेश्चन तो यूपीएससी ऐसा देते ही है, उसका भी अपना ईगो होता है जो थोड़ा सोचता है कि बच्चों का थोड़ा सा है ना। अब बच्चों के साथ सबसे दिक्कत इतना नामा चक्की नामा वगैरह पढ़ के जाएगा तो उसको वहाँ पर याद ही नहीं रहेगा, वहाँ पर चक्की नामा चक्के नामा में बदल जाएगा। सुन, तो एक आध क्वेश्चन तो आप मान के चलो कि बियॉन्ड कंट्रोल होता है, उसमें अगर आप पढ़ के भी जाओगे इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू इंटरलाइज दिस। लेकिन आप करना क्या है, 8 क्वेश्चन से 5 आपको लिखना है, एक आध ऐसा भी चलेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना। अब देखो नेक्स्ट वन क्वेश्चन है 8.1 कि मुगल शासकों के अधीन जमींदारी व्यवस्था की कार्य प्रणाली का विवेचन कीजिए, साथ ही मुगल भारत की कृषि भूमि संबंधी अर्थव्यवस्था में जमींदारों द्वारा निभाई गई भूमिका का वर्णन कीजिए। डिस्कस द वर्किंग ऑफ जमींदारी सिस्टम अंडर द मुगल रूलर्स, ऑल्सो डिस्क्राइब द रोल प्लेड बाय जमींदार इन द एग्रेरियन इकोनॉमी ऑफ मुगल इंडिया। अब देखो, अब तुम्हारा कॉन्सेप्ट केवल यहाँ क्लियर होना चाहिए, और अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। ये तुमसे पूछ रहा है कि मुगलों के अधीन जमींदारी पद्धति, तो इसमें पहला क्वेश्चन का 2 पार्ट है। एक पार्ट ये है कि डिस्क्राइब, यू कैन से व्हाट वाज द, डिस्कस द वर्किंग ऑफ जमींदारी सिस्टम अंडर द मुगल रूलर्स। अब मुगल के शासकों के समय जमींदारी सिस्टम का वर्किंग कैसे था, तो पहले तुम्हें पता हो केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन का मनसबदारी जागीरदारी, और मनसबदारी और जागीरदारी के बीच नीचे तुमको पता हो जमींदार वर्ग। तो मैं डायग्राम से बता देता हूं तो बच्चा लोग समझ ही जाता है। जैसे नीचे किसान है, तो किसान में प्राथमिक किसान है, द्वितीय किसान है, किसान है। किसान में भी 2 तरह का है, एक किसान है जिसको तुम कहोगे पाही कास्ट है, दूसरा खुद कास्ट है। और खुद कास्ट के ऊपर तब जमींदार की आती है, तो जमींदार में भी प्राथमिक और द्वितीय जमींदार रहेंगे। तुम एक केवल जमींदार को कर लो, तो जमींदार के ऊपर तब जागीरदार को स्थापित किया गया, जो मनसबदार ही जागीरदार है। तो एक्चुअली जमींदार का फंक्शनिंग क्या है, कह रहा है कि वर्किंग जमींदार का क्या है। तो एक्चुअली जमींदार से राज्य का बड़ा लव हेट रिलेशन था। लव हेट का मतलब प्यार भी और घृणा भी। मैंने कितनी घृणा थी इसका सबसे बड़ा अंदाजा यह था कि अलाउद्दीन खिलजी ने चाहा था कि इसको कुचल दे, परंतु अलाउद्दीन खिलजी विफल हो गया। तो आगे शेर शाह ने अपनी पॉलिसी को मॉडिफाई किया, और अकबर ने भी अपनी पॉलिसी को व्यवहारिक बनाया। अकबर जानता था कि अगर हम इफ वी आर जस्ट गोइंग टू इंटरवेन इनटू द मैटर ऑफ जमींदार्स, तो जमींदार्स आर द लोकल मैग्नेट्स एंड लैंड रेवेन्यू सिस्टम कुड नेवर फंक्शन इफिशिएंटली विदाउट द प्रॉपर सपोर्ट ऑफ जमींदार्स। सो अकबर नेवर डेयर टू intervene into the internal matter of zamindars. He tried to make a curtailment of the power of zamindars, but he never tried to destroy them. वो समझता था कि इसके बिना फिर हमारा काम होगा नहीं। उसने क्या किया था कि जमींदार पर एक नौकरशाही, मुगल नौकरशाही को जागीरदार को आरोपित किया, और जागीरदार और फौजदार की संयुक्त शक्ति से वो जमींदारों पर नियंत्रण बनाए रखना चाहे। जमींदारों से अपेक्षा की गई कि वो टैक्स को, रेवेन्यू को असेसमेंट राज्य करता था, जमींदारों को नहीं करने देता था। असेसमेंट जो है वो राज्य करता था, और राज्य असेसमेंट किया तो जमींदार्स वेर सपोज टू कलेक्ट द रेवेन्यू ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट, एंड देन अ पार्ट 10%, they were taking 10% normally as the nankar, except in Gujarat and Rajasthan, where the rate of nankar was even increased up to 25%. एक चौथ भी बाद में डेवलप हुआ, मराठों ने उसको डेवलप किया। तो ये अब देखते हो कि नॉर्मली जमींदार जो थे उसको 10% नानकर मिलता था, और उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वो इसके अलावा कुछ लोकल टैक्स वो लेते थे, किसानों से पगड़ी कर लेते थे, खाना शुमारी कर लेते थे, इवन दूध कर लेते थे, घर में बच्चा होता था तो, और अगर पगड़ी कर लेते थे जब कोई एक जमींदार की जगह दूसरा जमींदार आता था। तो ये फंक्शनिंग राज्य ने उसी तरह से करने का प्रयास किया। लेकिन जब पूछा है कि कृषि अर्थव्यवस्था में जमींदारों द्वारा निभाई गई भूमिका का वर्णन कीजिए, तो कुछ कुछ काम भी ये कर रहे हैं। लोकल स्तर पर सिंचाई का डेवलपमेंट कर रहे हैं, नकदी फसलों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, उसका फायदा है। तब नेगेटिव दिखा दो, लेकिन जिस समय राज्य की स्थिति कमजोर होती तो राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने की ताक में रहते। और हम देखते हैं कि जब मुगल प्रशासन की पकड़ कमजोर हुई तो जमींदारों ने विद्रोह करना शुरू किया, और अंत में इसने जागीरदारी संकट का रूप ले लिया। उसकी तरफ संकेत करके इसको छोड़ दो, क्वेश्चन हो जाए। उसके लिए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि पूरा सिस्टम कैसे फंक्शन करता था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पढ़ने के साथ हम जो बार बार कहते हैं बौद्धिक जुगाली क्यों कहते हैं, कि तुम्हारा हो सकता है पढ़ा हुआ हो लेकिन परीक्षा भवन में याद ही ना है। इसलिए तुम लोगों को मैं बहुत पढ़वाने के मूड में कहाँ रहता हूँ, पचवाने के मूड में ज्यादा रहता हूँ। पढ़ो कम, सोचो और बचाओ। जितना पढ़ोगे उसमें कुछ नहीं, टाइम वेस्टेज होगा तुम्हारा, और उससे तुम्हारा प्रोडक्शन नहीं आएगा। प्रोडक्शन आएगा जितना पढ़ो, सोचो और उसको पचाओ, उस पर लिखो, प्रैक्टिस करो, देन यू विल डेवलप इट।
अब है शाहजहां के अधीन भवन निर्माण कला को पराकाष्ठा की उच्चतम अवस्था तक ले जाया गया। उसकी सर्वाधिक प्रख्यात इमारतों में से दो के वास्तुकलात्मक ब्यौरा देते हुए स्पष्ट कीजिए। अब द आर्ट ऑफ बिल्डिंग वॉज carried to highest degree of perfection under Shah Jahan, illustrated by giving architectural details of the two his most celebrated buildings. अब बच्चों यहाँ पर देखो ध्यान को, अब तुम्हारे दिमाग में क्या यह तस्वीर है कि स्थापत्य का विकास कैसे हुआ सल्तनत काल से, इवन सल्तनत काल छोड़ो, मुगल काल में एटलीस्ट कैसे हुआ? क्योंकि यहां पर शब्द का प्रयोग कर रहा है कि भवन निर्माण कला की पराकाष्ठा की उच्चतम अवस्था को ले जाया गया था। तो मतलब क्या है कि अगर भारत में आप स्थापत्य का विकास देखोगे, इफ यू हैव टू ऑब्जर्व द डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स और आर्किटेक्चर इन इंडिया, तो इट हैज कैरीड ऑन इन 3 डिफरेंट स्टेजेस। द फर्स्ट स्टेज इज द स्टेज ऑफ दिल्ली सल्तनत, then you can say कि it was during this period there was the assimilation between the Arcuate and Tarviat style, मैंने उसमें मेहराबी शैली और शास्त्रीय शैली के भी समन्वय हुआ। फिर दूसरा स्टेज आता है क्षेत्रीय शैलियाँ। तो क्षेत्रीय शैलियाँ में क्या हुआ कि जैसे गुजराती शैली है, बंगाली शैली है और वो मालवा शैली है, तो वो जितने भी शैली हैं, जौनपुरी शैली है, उन शैलियों को, जैसे चूंकि मुगल साम्राज्य तो एक अखिल भारतीय साम्राज्य था ना, और समन्वित संस्कृति को व्यक्त करता था, उन सभी शैलियों को उसने अपने आप में पचाया। एंड यू विल फाइंड कि दीज स्टाइल्स वर डाइजेस्टेड इन द आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स ऑफ अकबर। अकबर ने बड़े बड़े लाल पत्थर के बड़े बड़े यू कैन से मॉन्यूमेंट्स बनवाए, और उसमें उन्होंने जितनी जो क्षेत्रीय शैलियाँ हैं वो क्षेत्रीय शैलियों को उसने अपने आप में आत्मसात किया। और उसका फर्दर डेवलपमेंट जहांगीर के समय हुआ, जब जहांगीर ने मार्बल एज की शुरुआत की, और शाहजहां के समय वो सारी शैलियाँ आके क्रिस्टलाइज कर गई। उसमें शैली, पहले की शैली को दिखाओ, चारबाग शैली जो लोधियों के समय से ही चला आ रहा था। फिर दिखाओ डबल डोम का प्रयोग, जो सबसे पहले बलबन में नहीं था वो तो, हाँ हाँ हाँ, तो डबल डोम जो है वो 2 परत वाले गुंबद, तो उसको दिखाओ। फिर दिखाओ छतरियों का प्रयोग, कियोस। फिर दिखाओ ब्रैकेट्स, जिसको क्या बोलते हो ब्रैकेट को, उसको छज्जा। फिर दिखाओ चारबाग शैली में, तो धन 3 तरफ का बाग है। हाँ, मिनारेट्स, जो मिनारेट्स चला रहा है यहीं से, हाँ उधर मिनारेट्स तो चला रहा है इसे, नहीं सिकंदर लोधी में मिनारेट्स नहीं, इसमें है हुमायूं के मकबरा। अब हुमायूं के मकबरा से आ गया ओबजी मिनारेट्स आ गया, उसको लो, अकबर के मकबरा में मिनारेट्स है। वही डबल डोम वही हुआ ना, वही पर। हाँ वो 2 परत वाले गुंबद। हाँ, सिकंदर लोधी का मतलब एक से ज्यादा डोम हुई ना, क्योस हुआ, उसी को ना क्योस बोलते हैं। तो उसको दिखा दो, और फिर दिखा दो पित्रादुरा जहांगीर ने शुरू किया था, एतमादुद्दौला के मकबरा में उसने किया था पित्रादुरा का प्रयोग। तो अब इसने पित्रादुरा का प्रयोग किया डेकोरेशन के लिए। इन सारी शैलियों का जो समन्वय है, तो इसमें 2 स्थापत्य तुमको दिखाना है। तो एक स्थापत्य ताजमहल दिखा दो, दूसरा तुम दिखा दो लाल किला। लाल किला में तुमको कई शैलियाँ मिल जाएगी, उसका जो दीवाने खास कोई आधार बना के लिख दोगे हल्का सा तो आ जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को समझ पर तुम लिख सकते हो। अब नेक्स्ट वन है, 18वीं शताब्दी में अफगान आक्रमणों ने मुगल साम्राज्य की सैनिक अप्रासंगिकता को ही केवल उजागर नहीं किया, बल्कि उसके पतन को भी द्रुत कर दिया। स्पष्ट कीजिए। द अफगान इन्वेजन्स इन द 18th century not only signified a military irrelevance of the Mughal empire but also hastened its decline. तो इसको आप 2 पार्ट में देखो। एक देखो किसने कैसे मुगल एम्पायर को अप्रासंगिक बना दिया। मुगल एम्पायर को अप्रासंगिक बना दिया का मतलब यह है इरेलीवेंट। तो मुगल एम्पायर को जो उसने इरेलीवेंट बना है, इसके 2 एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल है कि जब 1761 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, ओके सॉरी, जब 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, तो पानीपत के तीसरे युद्ध में गौर करने वाली बात है, अगर ये दृष्टांत किसी को याद रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि पानीपत में जितने भी वॉर हुए थे इससे पहले, उसमें एक दिल्ली बेस्ड पावर जरूर लड़ा था। प्रथम में लड़ा था इब्राहिम लोदी, और सेकेंड वन में लड़ा था बैरम खान,
अब बाद में बैरम खान तो खैर उधर चला गया था, बाद में हेमू, क्योंकि हेमू ने दिल्ली जीता था, आगरा, तो बैरम खान उत्तर पश्चिम से आया, तो फिर अकबर और हेमू के बीच संघर्ष हुआ। तो इन दोनों वॉर में दिल्ली बेस्ड पावर जरूर था, लेकिन पहला पानीपत का तीसरा युद्ध ऐसा था जिसमें दोनों शक्तियां बाहर से आई थी, एक अफगानिस्तान से आई थी, एक दक्षिण भारत से गई थी, दोनों के बीच खुला युद्ध था, और उसमें दिल्ली की कोई भूमिका नहीं थी, दिल्ली की कोई स्पष्ट भूमिका नहीं थी। और दिल्ली के 90 किलोमीटर के अंदर या 90 मील के अंदर युद्ध हो रहा था, जिसमें दिल्ली के राज्य की भूमिका नहीं थी। अब समझ सकते हो, इसका मतलब है, इसका प्रतीकात्मक अर्थ है कि दिल्ली की राजनीतिक भूमिका अब समाप्त हो चुकी थी। और दूसरा कह रहा है हैसेंड कर दिया, तो हैसेंड करने का मतलब है कि मराठा पराजित हुए, और मराठा पराजित होकर दक्षिण की तरफ मुड़ गए, तो अब ब्रिटिश की तो बढ़त होनी ही। अब इसको बैटल ऑफ बक्सर वगैरह से जोड़ दो, और फिर देखो कैसे बैटल ऑफ बक्सर में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय पेंशन याफ्ता हो गया ब्रिटिश का, तो वहां से ये जुड़ जाएगा। तो प्रथम पेपर कैसा लिख डालते अब 5 मिनट के ब्रेक लेते हैं, फिर द्वितीय पेपर में हाथ लगाते हैं।